वालों से बात करने लगा, लगने लगा कि वो बहुत पांडित्य है उनके अंदर में। दाल चावल का भाव बता रहे थे कि हमने 50 का एमएसपी को 70 कर दिया। थोड़ा बुद्धि यदि रहता, इस राज्य में लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे, 5 वर्षों तक राज्य के मंत्री भी रहे, चूंकि उनके पास तो कोई अभाव है नहीं कि दाल चावल कैसे आएगा, राशन कैसे आएगा, सब्जियां कैसे आएंगी, उनको तो मिल ही जाता होगा कहीं ना कहीं से। वो यूपीए दौर का 60 रुपया का पेट्रोल और डीजल आज 85 में मिल रहा है, क्योंकि वो तो सरकारी गाड़ी में घूमते थे। 60 रुपए का दाल आज 90 रुपए में बिकता है। उसकी चिंता कहाँ, क्योंकि वो तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। ये तोता बाबू आज बड़ी जोर जोर से पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। हमको हंसी भी आ रही थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का इतना सीनियर लीडर एक तो कागज देख के बात करता है। एक व्हाट्सएप आया होगा, उसका प्रिंट आउट निकालकर एमएसपी समझा रहे थे कि झारखंड का किसान अब जाके पंजाब में बेचेगा। मैं तो वही पूछा था 2 दिन पहले कि लोधमा का किसान कैसे जाके लुधियाना में बेचेगा, उपाय तो बताइए। और करनाल का किसान कैसे कर्रा में आके बेचेगा, वो तो उपाय बताइए। वो उपाय तो बताए नहीं, तो हम आपको जानकारी दे दे। आपके जो संरक्षक लोग हैं, हम लोग इसलिए नहीं कहते कि भंडारण की जो व्यवस्था पर से रोक हटी है वो कितना भयानक है, इसमें का हटना। आप लोग के लिए जानकारी के लिए बता दे कि मोगा बोल के एक स्थान है पंजाब में, वहां 2100 एकड़ में अदानी का वेयर हाउस बन के तैयार है। भंडारण की क्षमता 2100 एकड़ जगह पर, केवल एक राज्य पंजाब में। इसलिए पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान आज वहां पर सड़क पर है, रेल की पटरी पर है। रोहतक में जो हरियाणा में है 1600 एकड़ का वेयरहाउस बन के तैयार है रिलायंस का। ये सारे तथ्य हैं। और तो और आप यदि उसका जो सैटेलाइट इमेज है उसको ला दीजिएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अदानी वेयरहाउस हाइपोथेटिक टू एफसीआई। मतलब अब सरकार के गोदाम में काला बाजारी के लिए अदानी को छूट मिली। इसलिए कृषि जैसे जो मूल आधार है उस पर हमला हुआ। जो मजदूर है, खासकर हमारा राज्य, ये दोनों का मिला हुआ राज्य। यहां पीजेंट भी है, कृषक भी है और लेबर्स भी है, मजदूर भी है। इस राज्य को तो बुरी तरह से समाप्त करने की अब पहल शुरू हो गई। न जाने कैसे कैसे कानून आ रहे हैं कमर्शियल माइनिंग के नाम पर, कृषि सुधार के नाम पर, लेबर सुधार के नाम पर, ताकि यहां के किसान और मजदूर भीख मांगने को तरस जाए। लेकिन यह राज्य संघर्ष का राज्य है, भगवान बिरसा का राज्य है, सिद्धू कान्हू का राज्य है,
शेख भिखारी का राज्य है, नीलांबर पीताम्बर का राज्य है, फूलो झानो का राज्य है, जयपाल सिंह मुंडा का राज्य है, विनोद बिहारी महतो का राज्य है, निर्मल महतो का राज्य है, और सर्वोपरि ये शिबू सोरेन का राज्य है, हेमंत सोरेन का राज्य है। हम ये जो हमला है उस पर हम चुप नहीं बैठेंगे, हम इसका तीव्र विरोध करेंगे। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मजदूरों का जो हक है, उनकी जो सुरक्षा है, आप सबको ठेका मजदूर बना देंगे, आप सबको मजबूर कर देंगे कि 178 रुपए में आपको काम करना है। आप बताइए, आज के दिन में कोई भी व्यक्ति जो 4 परिवार ही है, उनके एक परिवार में 4 सदस्य हो, क्या उनको जब सिक्योरिटी नहीं मिलेगा, आवास नहीं मिलेगी, चिकित्सा नहीं मिलेगी, ठेका पर रहेंगे, तो उनका घर परिवार चल सकता है क्या? ये अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देना पड़ेगा। आप हमको मत बताओ 2 से 4 अक्टूबर का जो बीएमएस का जो अधिवेशन होने जा रहा है, क्योंकि जो लेबर संसद हम लोग जिसको कहते हैं, दिल्ली में हुआ था 2015 को, प्रधानमंत्री जी ने उसमें इस बात को कहा था, उसमें बीएमएस भी उपस्थित था, जिसको हम लोग इंडियन लेबर कांग्रेस कहते हैं। वो मजदूरों का सबसे बड़ा पंचायत होता है, संसद होता है, कि यहाँ के मजदूरों का हक और अधिकार को और दृढ़ बनाने का काम एनडीए की सरकार करेगी। और कल का जो कानून आया वो सीधा सीधी कह गया, क्योंकि इस सरकार के पास, हम लोग पहले जानते थे कि एनडीए का मतलब होता है कि नेशनल डिजास्टर अलायंस। आज संसद में जब मानसून सत्र चला पार्लियामेंट का, तो हर सवाल में एनडीए आ गया। मजदूरों के सवाल पर, कोरोना के सवाल पर वो एनडीए आ गया, नो डाटा अवेलेबल। मतलब हमारे पास कोई परिसंख्यान ही नहीं है, कितने मजदूर हैं ये भी नहीं मालूम सरकार को, कितनों की नौकरी गई ये भी नहीं मालूम है, कोरोना में कितने फ्रंटलाइन वॉरियर्स के मौत हुए वो भी डाटा नहीं है। डाटा है क्या कि ग्रोथ रेट में अंबानी कितना ऊपर है और अदानी कितना ऊपर है, उसी का डाटा अवेलेबल है। तो इसलिए दोस्तों, ये आप सबके लिए, आपको भ्रमर जाल में फंसाया गया, आपको कहा गया श्रमजीवी पत्रकार, और सबसे ज्यादा हमला अभी इस दौर में कहीं हुआ है तो वो पत्रकार जगत में हुआ। जिस प्रकार असंगठित क्षेत्र, जो लेबर का सबसे बड़ा प्रतिशत है, लगभग 93% लोग असंगठित क्षेत्र में है, चाहे वो दुकान में काम करने वाला, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर्स, बोरा भरने वाला, मोटिया, ठेला ढोने वाला, ट्रक चलाने वाला, उसका खलासी, ये 93% लोग हैं। और आज के दिन में हमको लगता है कि केवल एक लबादा उड़ाया गया है पत्रकारों के बीच में, क्योंकि ये हमला पूरे श्रमजीवी के साथ साथ
आपके ऊपर भी है। इसलिए हम इस प्रतिकार के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं कि हमारे राज्य में हम किसान विरोधी और मजदूर विरोधी नीतियों को लागू नहीं होने देंगे। कंपनियां यहां आएंगी, हम डेवलपमेंट के विरोधी नहीं हैं, हम विकास के विरोधी नहीं हैं। हम आमंत्रित करते हैं कंपनियों को, लेकिन उनको यहां के लोगों को डिविडेंड चुकाना पड़ेगा, यहां के लोगों को परमानेंट जॉब देना पड़ेगा, जॉब सिक्योरिटी देना पड़ेगा, पेमेंट की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। जो समस्त ESI हो, GPF हो, EPF हो, सब में उनको मेडिकल फैसिलिटी हो, काम के घंटे हो, ये सभी कुछ लागू करना पड़ेगा। यही आज के लिए था कि हम लोग रटाए रटाए तोतों की बातों पर ना आए, अब घूम घूम कर प्रोपोगंडा करेंगे। हम तो ये अपील करते हैं जो BMS से संबंध रखने वाले लोग हैं, चाहे वो सांसद हो या विधायक हो या और भी कोई जनप्रतिनिधि हो, तत्काल अपना इस्तीफा सौंप दे जनता के समक्ष। और जो RSS को मानने वाले लोग वो भी भारतीय जनता पार्टी से खुद को एसोसिएट कर ले, क्योंकि यदि RSS इसके खिलाफ है, इसका मतलब है कि आज मंत्रिपरिषद केवल कॉरपोरेट के हाथों में चल गई है, विचारधारा उनकी समाप्त हो गई। अब समाप्त हो गई दत्तोपंत ठेंगड़ी का, BMS का आंदोलन, अब अडानी और मुकेश अंबानी होगा। ये आज के लिए इतना ही। कोई सवाल यदि है तो आमंत्रित। एक बात दादा, ये जैसे अभी हम 1 महीने पहले हम 25 रुपये किलो आलू दे रहे थे, 25 रुपये किलो प्याज से, आज 40 है और प्याज 50 हो गया है, तो क्या वो आवश्यक वस्तु अधिनियम आता है? निश्चित तौर पे देखिए, इस प्रकार की होर्डिंग्स जब जब बढ़ेगी, आपका जमाखोरी जब जब बढ़ेगा, उस पर से यदि आप एस्मा हटा लेते हैं तो फिर तो हम जमा कर लेंगे, मार्केट में एक कृत्रिम क्राइसिस पैदा करेंगे। जब कृत्रिम क्राइसिस पैदा करेंगे तो होगा क्या कि डिमांड बढ़ेगा, तब हम थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे, दाम अपने मन मुताबिक लेंगे। पहले होता क्या था कि एक लिमिट तक आप जमाखोरी कर सकते थे, आपके गोडाउन में माल रह सकता था। अब 2100 एकड़ में कितना माल रहेगा, परिकल्पना कर सकते हैं क्या? लगभग एक शहर एक गोडाउन के अंदर समा जाएगा। हम लोग बचपन में जानते थे ना कि घर में यदि आम आता था तो भाई बहनों में जब बांटा जाता था तो हर आम का साइज तो एक नहीं होता था, तो जो बड़ा होता था उसको यदि छोटा साइज भी मिल जाए तो बहला फुसला के छोटों से वो वाला ले लेता था, या उसका एक बड़ा साइज लेके उसको 2 छोटा धरा देता था। ये चीजें ऐसे ही होने जा रही। पहले वो डिस्काउंट देंगे, जब वो डिस्काउंट देंगे तो किसान उस दर पे बेच नहीं पाएगा, किसान मजबूर होगा। इसलिए तो कह रहे कि मंडियों की जरूरत नहीं है, आप जहां का माल वहीं सौदा कर सकते। प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि लेस का फैक्ट्री मतलब पेप्सी फूड और कोका कोला आपके खेतों तक पहुंच जाएगा, आलू आपसे पहले ही सौदा कर लेगा, पहले ही बोली लग जाएगी। अड़तिया समाप्त, सीधा कॉरपोरेट आपके खेत तक। अब कॉरपोरेट इस लेबर लॉ के तहत जब चाहे दूध में से जैसे हम लोग मक्खी निकालते हैं उस तरह आपको निकाल फेंकेगा। आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा कि आप लेबर कोर्ट में जा पाए, क्योंकि आपको लेबर कोर्ट अब जाने की कोई सुविधा नहीं होगी, आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा और वहाँ ब्यूरोक्रेट बैठा होगा।
यही काला कानून। नियुक्ति मामले में सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, ये साफ कल मुख्यमंत्री ने कर दिया। बीजेपी भी आपके इस फैसले का स्वागत कर रही है। अब हम तो आपको पहले ही बोले कि उनके पाप को धोने का और इस राज्य को मांझने का अब हम लोगों का दायित्व बन गया। लेकिन ऐसा मत समझे कि हम खाली सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम इसको लेकर जनता की अदालत में भी जाएंगे कि इस प्रकार आपने ठगने का काम क्यों किया, और उसका भी हिसाब किताब हम लोग लगाएंगे। इस तरह की कई फ्रॉड एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी ने की है, उन सबका हिसाब लिया जाएगा। हम अपने राज्य के बेटे बेटियों की किसी भी तरह की जो भी असुरक्षा है उसको समाप्त करेंगे और बहुत जल्दी बहुत स्पष्ट नियोजन नीति के साथ संवैधानिक दायरे में हम लोग लेकर आ रहे हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो हम लोगों का जो प्रतिबद्धता है, जो हम लोगों ने चुनाव में जो हम कह के आया है, वो सभी काम हम पूरा करेंगे। सर, इन सारी चीज़ों से हटके एक और सवाल उठ रहा है मार्केट में, जो घरेलू कामकाज करने वाली महिलाएं उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण घरों से निकाल दिया गया काम से, अब उन लोगों का रोजगार कैसे चलेगा सर? देखिए, मैं भी तो यही सवाल आपसे पूछा कि एनडीए मतलब नो डाटा अवेलेबल। ये डाटा ही सरकार के पास नहीं है कि कितने कामगारों का काम काज गया, कितने आदमी को रिहेबिलिट करना है। तो कोई सरकार ऐसी होती है क्या कि जिसके पास अपने लोगों का परिसंख्यान नहीं होता? अब वो लोग राज्य सरकार पे निर्भर है। देखिए, अब तो सब कुछ केंद्र सरकार ने राज्य सरकार पर डाल दिया, पैसा भी नहीं देंगे। हम तो बार बार कहते हैं कि हम लोगों से बहुत कुछ नहीं चाहिए। हम लोगों को हमारा जो बकाया पैसा है, चाहे वो कोल के पास हो, चाहे वो अन्य संस्थाओं के पास हो, हम पानी देते हैं, हम जमीन देते हैं, हम सब कुछ देते हैं, मैन पावर देते हैं, खनिज देते हैं, केवल वो पैसा हमको मिल जाए तो लगभग 1000 करोड़ से ऊपर तो हमारा बकाया। आप हमें बकाया दे दीजिए, हम सब भार अपने ऊपर में लेने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सांसदगण हैं, जो 16 सांसद हैं, वो तो कम से कम जाके अपने नेताओं को इस बात को समझाए। वो क्यों चुप है? जवाब तो उनको देना पड़ेगा। बिहार चुनाव में पार्टी का क्या रुख है, ताजा स्थिति क्या है? भैया, जब तक बिहार चुनाव का औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है, आप लोग बार बार पूछते रहिएगा तो मैं एक ही बात बोलूँगा